नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रमन क्लासेस में। जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर रघुराम राजन बोले, आज़ादी के बाद के सबसे बड़े आपातकाल के दौर में है भारत, विपक्षी दलों से ले मदद। राजन ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश आज़ादी के बाद के सबसे आपातकालीन दौर में है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है और किस परिप्रेक्ष्य में कहा है और क्या आगे सरकार को विचार करने के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ऐसा कहा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से आज बताने वाला हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये रघुराम राजन जी हैं जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। यहाँ आपको वीडियो में वित्तीय आपातकाल 360 के बारे में बताया जाएगा और यहाँ आप जानेंगे कि रघुराम राजन जी कौन हैं और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं, और इसमें आप जानेंगे कि वर्तमान गवर्नर जो हैं वो कौन से नंबर के हैं आज के इस वीडियो में। और आप जानेंगे कि आपातकाल जो है वो कितने प्रकार का होता है, आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे है और कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, और आप जानेंगे कि वित्तीय आपातकाल किन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है, आज कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की कितनी संभावना है और क्या क्या इसके प्रभाव होंगे लगाने के, और कितनी बार भारत में स्वतंत्रता के पश्चात वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो इन समस्त जानकारियों के बारे में आप विस्तार से आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रघुराम राजन के बारे में बता देता हूँ कि ये 23 नंबर के गवर्नर रह चुके हैं भारत के आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद में हैं 24वें नंबर के उर्जित पटेल, जिनका कार्यकाल 2016 से 2018 तक था। इसके बाद में वर्तमान में जो हैं आपके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 12 दिसंबर 2018 से वर्तमान तक हैं। तो क्वेश्चन आपकी ये है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि वर्तमान के आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो कौन है। शक्तिकांत दास हैं, कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। इसको आप याद रखेंगे, 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास इस समय गवर्नर हैं। प्रश्न इस प्रकार भी बनाया जा सकता है कि इनके पहले जो गवर्नर थे यानी शक्तिकांत दास ने किन की जगह ली है। प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है कि वर्तमान में जो गवर्नर है उन्होंने किसकी जगह ली है। तो आप यहाँ पे टिक करके आएंगे उर्जित पटेल को। 24वें नंबर के थे उर्जित पटेल और 25वें नंबर के इस समय वर्तमान में जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास के पहले थे रघुराम राजन, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जानी चाहिए और ऐसी स्थिति यहाँ पे इंडिया में इस समय बन रही हैं। तो 23वें नंबर के थे रघुराम राजन, 24 उर्जित पटेल, 25वें शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो चलिए अब आपातकाल के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। पवित्र भारतीय संविधान के भाग 18 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन से भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 18 में उल्लेख है और अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है। सबसे पहले है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इसके बाद में है राष्ट्रपति शासन 356, इसके बाद में है वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, जिसकी अभी चर्चा हम करने वाले हैं। बाकी जो आपातकाल हैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो लाई जाएगा और उसके बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ वित्तीय आपातकाल 360 के बारे में, किन परिस्थितियों में लगाया जाता है और क्या प्रभाव इसका पड़ेगा लगाने के बाद में, सरकारी कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो सारा ब्यौरा हम इस वीडियो में आपको देंगे। थोड़ा सा डिटेल हम इनके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है वो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल 352 को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। किंतु संविधान ने इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया है। तो संविधान में इसका प्रयोग किया है आपातकाल की घोषणा, आर्टिकल 352। ये लगाया जाता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। इसके बारे में हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 की। तो अनुच्छेद 356 जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के नाम से जाना जाता है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल। किंतु संविधान ने इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। संविधान में इसका प्रयोग, आपातकाल जो शब्द है उसका प्रयोग 356 में नहीं हुआ है।
अब तीसरे नंबर का आपके सामने है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। तो भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण जो आपातकाल लगाया जाता है उसको वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। आज हम वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने स्लाइड है। वित्तीय आपातकाल हमारे संविधान की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश या देश के किसी राज्य में आई वित्तीय दुर्व्यवस्था का सामना किया जा सके। आर्टिकल 360 में जो लिखा है कि सरल भाषा में उसको समझें तो ये निष्कर्ष इसमें आता है कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी को लगे कि कोई क्षेत्र या पूरे देश में आर्थिक मंदी, यहाँ पे आर्थिक है, आर्थिक मंदी बहुत नीचे तक चली गई है या फिर सरकार के पास काम चलाने को धनराशि नहीं है अथवा कहीं से लाने का साधन भी नहीं है या फिर ऐसी कोई आर्थिक दुर्व्यवस्था है, तब वो देश या प्रदेश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा के तहत सरकारी कर्मचारी के वेतन राशि को घटाए जाने पर कोई विरोध नहीं कर सकता। सारे आर्थिक बिल को राष्ट्रपति जी की मोहर लगने के बाद में ही पास होते हैं। सेवा कर तथा आयकर में सरकार जो है बढ़ोतरी कर सकते हैं आदि। सरकार बैंक तथा आरबीआई को कहकर ब्याज फिर रेपो रेट भी बढ़ा सकती है। कहने की बात यह है कि सरकार तब वित्तीय अवस्था सुधारने हेतु जो भी पदक्षेप लेगी, जो भी निर्णय लेगी, उसका जन साधारण विरोध नहीं कर सकता। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार आर्थिक रूप से निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर कोई भार नहीं डालेगी, बस मध्यम तथा धनी श्रेणी से ही भरपाई करेगी। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि कितनी बार भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो ये प्रश्न आपके बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, कितनी बार भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो एक बार भी नहीं लगाया जा चुका। हालांकि 1991 में ऐसी स्थितियां बनी थी 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन आर्थिक नीतियों को सुधारीकरण की वजह से उस स्थिति को बचा लिया गया और उस समय फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी। तो आपके सामने ये प्रश्न आए कि 1947 आज़ादी के बाद में कितनी बार भारत में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्टिकल 360 के अंतर्गत कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो आप राइट आंसर करके आएंगे कि एक बार भी नहीं लगाया जा चुका। तो जो यहाँ पे 360 मतलब 360 की बात है, उसके अंतर्गत एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। आगे की स्लाइड में आप आर्थिक आपातकाल के बारे में देख सकते हैं कि इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है। यह भारत में तभी लागू किया जा सकता है जब भारत की आर्थिक स्थिरता किसी रूप से खतरे में आ जाती है। अतः यदि किसी स्थिति में भारत की आर्थिक नीतियां पूरी तरह से असफल हो जाती हैं तो यह इमरजेंसी भारत सरकार द्वारा लागू की जा सकेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए यहाँ पे एक लाइन आई थी जिसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन राशि को घटाए जाने पर कोई विरोध नहीं हो सकता। तो इसमें आगे डिटेल्स में यह है कि राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों की वेतन एवं भत्तों में कटौती हो सकती है। इसमें आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते और यहाँ तक कि इवन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की वेतन जो है और भत्ते जो हैं उनमें भी कटौती हो सकती है। तो इसका भी वो विरोध नहीं कर सकते। केंद्र की सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, सभी श्रेणी के व्यक्ति, उनका भी वेतन इसमें काटा जा सकता है और स्थगित किया जा सकता है। तो इसका भी कोई विरोध नहीं करेगा। और वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये है कि वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा होती है उसको घोषणा तिथि के जिस दिन घोषणा होती है उसके 2 महीने के भीतर उसको संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने दिन के भीतर उसको संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। तो आप वित्तीय आपातकाल के बारे में जरूर याद रखेंगे कि 2 महीने के भीतर उसको संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। वित्तीय आपातकाल की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
और इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी भी आवश्यक नहीं है। आपात उपबंध जो हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि आपात उपबंध भारतीय संविधान में किसके संविधान से लिए गए हैं, तो जर्मनी के संविधान से भारत में आपात उपबंध लिए गए हैं। कौन से भाग में? 18 भाग में, अनुच्छेद 352 से 360 तक। 352 के अंतर्गत है युद्ध के कारण राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, और 356 के अंतर्गत राज्यों की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 360 में जो है किसी महामारी की वजह से या फिर किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति अगर भारत देश की गड़बड़ा जाती है तो उसमें 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसमें सभी लोक सेवकों की जो वेतन है, भत्ते हैं, उनमें कटौती की जा सकती है और स्थगित किए जा सकते हैं। बाकी जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाने का प्रावधान है उसके बारे में हम अगले वीडियो में ध्यान से अध्ययन करेंगे, बहुत विस्तार से अध्ययन इसमें करेंगे। उसमें ही बात करेंगे 356 की, कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और कितनी बार लगाया जा चुका है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। 360 के अंतर्गत उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 360 अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है और वित्तीय आपातकाल इसके अंतर्गत आता है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। आपातकाल का जो उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, भाग 18 में इसका उल्लेख है, और वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत सभी सेवकों की वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न और बन सकता है कि किस समय ऐसी परिस्थितियां आई थी कि वित्तीय आपातकाल का सहारा लेना पड़ सकता था, किस समय आर्थिक संकट आया था। तो 1991 में ऐसा संकट आया था और उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह जी। थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर 25वें नंबर के हैं, वो है शक्तिकांत दास। उनके पहले थे उर्जित पटेल, उनके पहले थे रघुराम राजन, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल आता है। आपातकाल की घोषणा जो है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है, जो कि भारत देश में स्वतंत्रता के पश्चात एक बार भी नहीं की गई है। 352 के अंतर्गत युद्ध और बाह्य आक्रमण के हिसाब से आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो कि किसी राज्य के आंतरिक शासन में गड़बड़ी के कारण आप इसमें राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। जब संविधान सभा में बात आई कि इनका दुरुपयोग भी हो सकता है, तो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था कि आपातकालीन प्रावधान के इनकी दुरुपयोग की संभावनाएं जो थे वो हो सकती हैं, और उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग अथवा राजनीतिक उद्देश्य के लिए इनके प्रयोग की संभावना है। तो इनका मैं दुरुपयोग भी हो सकता है, तो मैं इससे इनकार भी नहीं करता। हालांकि ये उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से देश को चलाने वाले जो हैं वो किस तरीके से इनका प्रयोग करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही वित्तीय आपातकाल के बारे में आपने जाना। अगले वीडियो में हम आपके लिए 352 और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 360 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो कोचिंग्स में ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन में तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में जो बताया जाता है वो ऊपर का मैटर है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम्स में उपयोगी सामग्री है वही बताई जाएगी, ना किसी प्रकार का कोई फालतू के बकवास यहाँ पे इस क्लास में है, और ना ही कोई बिना काम की जो भी सामग्री है वो दी जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट स्टडी आपको करवाई जाएगी और वो भी पूर्णतः निःशुल्क है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मेरे वीडियोस को देखते जाएंगे, तो आपको रिपीट होते जाएंगे प्रश्न बहुत सारे, और ऐसे प्रश्न ही मैं यहाँ पे समाविष्ट करूँगा कि जो सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। आरपीएससी के एग्ज़ाम्स हों या एसएससी के एग्ज़ाम्स हों या रीट के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी को, इनमें सभी में ये काम आने वाले प्रश्न हैं। इन जानकारियों को आप कॉपी में अपनी नोट कर सकते हैं और रिवाइज करके, या आपको जो वीडियो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा तेज़ गति से आगे जा रहा है वीडियो, तो आप पॉज करके या रिवर्स करके वापस से देख करके इसका आप दोहरान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ में रमन क्लासेज में। धन्यवाद।